Good morning, everybody. I think you are feeling well. And in the last class, you have studied about the derivatives of skin. देखिए, पिछली कक्षा में हम आपको त्वचा के व्युत्पन्नों पर आपसे चर्चा कर रहे थे। त्वचा के हम दो व्युत्पन्नों पर आपसे बातचीत कर चुके हैं, जिनमें पहला हमने जो आपसे बात की थी वो है श्वेत ग्रंथियां, और दूसरा हमने आपसे बात की थी सीबीसीएस ग्रंथि, जिनको तेल ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मानव के अंदर जो त्वक ग्रंथियां होती हैं, इन त्वक ग्रंथियों का जो निर्माण होता है वो मोस्टली कहां पर होता है? मानव की जो त्वचा होती है, त्वचा की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर होता है जिसका नाम होता है मेलपीकी स्तर या अंकुरण स्तर। और उस मेलपीकी स्तर या अंकुरण स्तर में जब अंतर्वलन उत्पन्न हो जाता है तो उन अंतर्वलनों के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? इन त्वक ग्रंथियों का निर्माण होता है। त्वक ग्रंथियां मैंने आपको बताया खास तौर से चर्म के अंदर क्या होती है? स्थित होती है। यानी कि इनकी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर या मेलपीकी स्तर से होती है। परंतु ये पाई कहां जाती है? ठीक है, ये पाई जाती है वो चर्म के अंदर क्या है? ये पाई जाती है। ये हम आपसे कल बात कर चुके थे और दो ग्रंथियों पर आपसे बात की थी, श्वेत ग्रंथि और दूसरी बात की थी सीबीसीएस ग्रंथियों के बारे में। आज जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं और वो है स्तन ग्रंथियां। आइए देखते हैं स्तन ग्रंथियों पर। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये हमारा चैप्टर का नाम है और शायद इस चैप्टर का ये अंतिम क्लास होगी। ठीक है, आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है क्यूटेनियस ग्लैंड, त्वक ग्रंथियां। और त्वक ग्रंथियों में हम आपसे आज जो बात करेंगे वो है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां जिनको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, मैमरी ग्लैंड्स। इज इट क्लियर? देखिए, स्तन ग्रंथियों पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, स्तन ग्रंथियां जो होती है वो एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन से प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी त्वक ग्रंथियां होती हैं वो बहिर्स्रावी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां होती हैं? बहिर्स्रावी प्रकार की ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तीन प्रकार की होती है, एपोक्राइन, मीरोक्राइन और तीसरा आपको बताया था होलोक्राइन। ये तीन प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है जिनके ऊपर हम कल आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो हमने आपको बताया था स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन से प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? एपोक्राइन प्रकार की क्या होती हैं? ग्रंथियां। देखिए, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? इन स्तन यानी कि स्तन ग्रंथियों का निर्माण जो सीबीसीएस ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम तेल ग्रंथि भी कहते हैं, इन तेल ग्रंथियों के रूपांतरण के फलस्वरूप स्तन ग्रंथियों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो स्तन ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है? तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। हम कह सकते हैं मैमरी ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड और सीरूमिनस ग्लैंड, सॉरी सीबीसीएस ग्लैंड, नॉट सीरूमिनस। तो आपको पता लग गया स्तन ग्रंथियों का निर्माण तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। मानव में स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो वक्षीय भाग पर पाई जाती है। ये मानव का सिर भाग कहलाएगा, ये ग्रीवा कहलाएगी, ये भाग वक्षीय कहलाएगा, ये भाग उदर कहलाएगा, ये अग्रपाद कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? पश्चपाद कहलाएंगे। तो मानव के अंदर स्तन ग्रंथियों का निर्माण जो होता है, ठीक है,
वो कहां पर है, वक्षीय भाग पर होता है, या हम कह सकते हैं मानव में स्तन ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है, वक्षीय भाग पर पाई जाती है। देखिए मादाओं में एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं, ठीक है, एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं, यानी कि मादाओं में कुल मिलाकर के 2 स्तन पाए जाते हैं, या एक जोड़ी स्तन मादाओं के अंदर पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज फाउंड इन फीमेल्स। मादाओं में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां, एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। ये वक्ष के कहां पर पाए जाते हैं, सामने की तरफ पाए जाते हैं। स्तन जो होते हैं वो वक्ष के सामने पाए जाते हैं, और अंशीय पेशियां, जिनको हम पेक्टोरल मसल्स के नाम से जानते हैं, अंशीय जो पेशियां होती हैं उनके ऊपर स्थित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्तन ग्रंथियां जो होती हैं इनका जो निर्माण होता है वो वक्ष के सामने होता है, और वक्षीय भाग पर कौन सी पेशियां पाई जाती है, पेक्टोरल मसल्स पाई जाती है, जिनको अंशीय पेशियां कहते हैं। और अंशीय पेशियों के ऊपर, अंशीय जो पेशियां होती हैं उनके ऊपर इन स्तनों का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है, ठीक है, प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है, आइए मैं आपको स्तन ग्रंथि के बारे में दिखा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। ये प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है ये एपिथेलियम सेल्स होती है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, पेक्टोरल मसल्स पाई जाती है। कौन सी है, ये पेक्टोरल मसल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इन पेक्टोरल मसल्स के ऊपर क्या पाई जाती है, स्तन पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार की संरचना यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं ग्रंथिल, ये जो संरचना है मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाई है, ठीक है। ये जो संरचना आपको यहाँ पे मैंने बताई है, ठीक है, एक स्तन की संरचना मैंने आपको यहाँ पे बनाई है। तो इस स्तन की संरचना में आप देख रहे हैं कि स्तन ग्रंथियां होते हैं, उसमें 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं, एक तो यहाँ पे ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं, दूसरे कौन से ऊतक पाए जाते हैं, ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं, और दूसरे कौन से ऊतक पाए जाते हैं, वसीय ऊतक पाए जाते हैं। वसीय ऊतक, ग्रंथिल ऊतक और वसीय ऊतक जो होते हैं वो स्तनों के अंदर क्या है, स्तन ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रंथिल ऊतक और वसीय ऊतक जो होते हैं वो प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर ग्रंथिल ऊतक और कौन से ऊतक पाए जाते हैं, वसीय ऊतक पाए जाते हैं। आपको बता दें, ये जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं, ये ग्रंथिल ऊतक 15 से लेकर के 20 स्तन पालियों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। प्रत्येक ग्रंथिल ऊतक जो होता है, ठीक है, ये 15 से 20 स्तन पालियों के अंदर क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, बटा हुआ होता है। तो ग्रंथिल ऊतक जो होता है वो 15 से 20 स्तन पालियों के अंदर क्या होता है, बटा हुआ होता है। किसमें बटा होता है, स्तन पालियों के अंदर क्या होता है, बटा हुआ होता है। इज दैट राइट? देखिए इनके अंदर जो स्तन पालियां होती हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं, गुच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। स्तन ग्रंथियों में क्या पाए जाते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। और जो कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कूपिका के नाम से जाना जाता है। किन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कूपिका के नाम से जानते हैं। स्तन ग्रंथियों के अंदर कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं के गुच्छों को क्या कहा जाता है, कूपिका, या इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई। वो लोई के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है, या कूपिका के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और इन्हीं कूपिकाओं की कोशिकाओं से दूध का मिल्क का सीक्रेशन होता है। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि कूपिकाओं के द्वारा मादाओं में दूध का क्या होता है, स्रावण होता है। कूपिकाओं के द्वारा किसका स्रावण होता है, दूध का क्या होता है, स्त्रवण होता है, ठीक है। आपको बता दें, वक्षीय जो भाग होता है उसके अंदर चर्म होती है, और चर्म की गहराई के अंदर क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो डर्मिस होती है, डर्मिस एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, डर्मिस होती है। और डर्मिस की जो गहराई होती है उस गहराई के अंदर क्या होती है, ये स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, पाई जाती है।
इनकी संरचना जो होती है वो आप देख रहे हो, इनकी संरचना जो होती है वो संयुक्त नलिकाकार होती है या संयुक्त कैसी होती है, कूपिका के आकार की होती है। कैसी होती है, संयुक्त नलिकाकार होती है या संयुक्त कूपाकार संरचना के रूप में क्या है, पाई जाती है। मादाओं में स्तन जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मादाओं में जब स्तन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है तो सक्रिय होने पर दूध का क्या हो जाता है, स्रावण होता है। आपको बता दें इनमें दूध का स्रावण किस प्रकार से कहां होता है। तो दूध का स्रावण सबसे पहले किससे होता है, कूपिकाओं के द्वारा होता है। कूपिकाओं से जो दूध होता है वो किस में आता है, वाहिकाओं में आता है। देखिए कूपिकाओं से दूध का स्रावण होता है और कूपिकाओं से दूध कहां आ जाता है, वाहिकाओं के अंदर आ जाता है, वेसल्स के अंदर आ जाता है। कहां पे आ जाता है, वेसल्स के अंदर आ जाता है, या सॉरी वाहिका न बोले तो इनको हम पाली भी बोल सकते हैं, सही शब्द रहेगा यहाँ पे पाली या डक्ट भी बोल सकते हैं। तो कूपिकाओं से दूध किसके अंदर आ जाता है, पालियों के अंदर आ जाता है। किसमें आ जाता है, पालियों से। पालियों से जो दूध होता है वो कहां आ जाता है, स्तन वाहिनियों में आ जाता है। किसमें आ जाता है, स्तन वाहिनियों के अंदर आ जाता है, ठीक है, मेमरी डक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। स्तन वाहिनियों से जो दूध होता है वो स्तन तंत्रिकाओं में आ जाता है। किसमें आ जाता है, स्तन तंत्रिकाओं में आ जाता है। स्तन तंत्रिकाओं से जो दूध होता है, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाता है, दुग्ध वाहिनियों के अंदर आ जाता है, दुग्ध वाहिनियों के अंदर आ जाता है। किसमें आ जाता है, दुग्ध वाहिनियों के अंदर आ जाता है। दुग्ध वाहिनियों से जो दूध होता है वो वक्षीय चूचकों के अंदर आ जाते हैं, वक्षीय चूचकों के अंदर क्या है, आ जाता है, ठीक है, थोरेसिक निपल्स के अंदर आ जाता है या वक्ष चूचकों के अंदर दूध आ जाता है। और इन चूचकों से जो दूध होता है उसको शिशु के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपको, हालांकि हम एक चैप्टर आपका आएगा, ठीक है, मादाओं में आतव चक्र 34 चैप्टर है, उसमें हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है, दूध का स्रावण कैसे होता है। परंतु फिलहाल हमने आपको बता दी कि कूपिकाएं जो होती हैं ये कौन होती है, मैंने आपको बता दिया। कूपिकाएं जो होती हैं ये स्तन ग्रंथियों में कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, और ये जो गुच्छा होता है उसे कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं से दूध का स्रावण होता है, कूपिकाओं से दूध वाहिकाओं में या पालियों में आ जाता है, पालियों से स्तन वाहिनियों में आ जाता है, स्तन वाहिनियों से दूध स्तन तंत्रिकाओं में आ जाता है, स्तन तंत्रिकाओं से दुग्ध वाहिनियों में आ जाता है, दुग्ध वाहिनी से वक्षी चूचकों में आ जाता है, वक्षी चूचकों से शिशु के द्वारा दूध का क्या कर लिया जाता है, दूध को ग्रहण कर लिया जाता है या स्तनपान शिशु के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है, या माता के द्वारा स्तनपान, ठीक है, शिशु को करवा दिया जाता है। तो आपको हमने यहाँ पे बताया कि ये किस प्रकार की होती है। तो ये कूपिकाएं जब सक्रिय हो जाती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि स्तन ग्रंथियां जब सक्रिय हो जाती है तो सक्रिय होने पर दूध का क्या हो जाता है, स्रावण होता है, जिससे शिशु को क्या होता है, पोषण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए स्तन ग्रंथियों में जो वृद्धि होती है, स्तन ग्रंथियों में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां, आपने देखा होगा कि स्तन शेप और साइज में, आकार में छोटे और कई माताओं के अंदर बड़े और छोटे होते हैं। उसका मेनली कारण क्या होता है कि उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, यानी कि स्तन ग्रंथियों में जो वृद्धि होती है, स्तन ग्रंथियों में जो वृद्धि होती है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जो होती है वो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को क्या करती है, नियंत्रित करती है। We can say in another words that mammary glands, the growth of mammary glands controlled by the estrogen and progesterone hormones, या हम कह सकते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल द mammary glands growth, ठीक है, मेमोरी ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। आपको बता दें यदि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा, ठीक है, सामान्य रूप से अगर उनके अंदर
स्रावित होगी तो स्तनों का आकार सामान्य होगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो स्तनों का शेप साइज बढ़ जाएगा, और अगर यानी कि उनका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा यदि उनमें कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो उनके अंदर स्तन ग्रंथियों का जो शेप होता है, वृद्धि होती है, वो आकार में कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। आकार कैसा हो जाता है उनका, छोटा हो जाता है। इसलिए मैंने बोला है कि स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा क्या करती है, उनको यानी कि नियंत्रित करती है। मादाओं में जो दूध का निष्कासन होता है, ठीक है, यानी कि जो दूध बाहर निकलता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा दूध का क्या होता है, निष्कासन होता है। मादाओं में दूध का जो निष्कासन होता है, ठीक है, दूध जो निकलता है वह दूध का जो श्रावण होता है, सीक्रेशन ऑफ मिल्क बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन फीमेल। तो स्तन ग्रंथियों में जो क्या होता है, ठीक है, स्तन ग्रंथियों के द्वारा दूध का जो श्रावण होता है या निष्कासन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, यह है स्तन ग्रंथियां। इस पर और भी हम डिटेल से जो चर्चा करेंगे वो आतर्व चक्र वाले चैप्टर में 34 चैप्टर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको स्तन ग्रंथियां बता दिया। एक बार फिर आपको मैं बता रहा हूं, स्तन ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण होता है वो तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। किससे होता है, तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। मानव में वक्ष पर, ठीक है, मानव के वक्ष पर क्या पाई जाती है, वक्षीय भाग पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, वक्षीय ग्रंथियां पाई जाती है। मादाओं में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, स्तन पाए जाते हैं। ये वक्ष के सामने की तरफ अंशीय पेशियां, जिसको पेक्टोरल मसल्स के नाम से जानते हैं, उन पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ये स्तन क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है उसमें क्या पाई जाती है, ग्रंथि है, ग्रंथिल ऊतक, और कौन से ऊतक पाए जाते हैं, वक्षीय ऊतक पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि में ग्रंथिल ऊतक और कौन से ऊतक पाए जाते हैं, वक्षीय ऊतक पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया ग्रंथिल ऊतक जो होते हैं उनमें 15 से 20 क्या पाई जाती है, स्तनपालियों। प्रत्येक ग्रंथिल ऊतक जो होते हैं वो 15 से 20 स्तनपालियों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथियों में कोशिकाएं गुच्छों के रूप में पाई जाती है, या स्तन ग्रंथियों में कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं से दूध का श्रावण होता है। दूध का श्रावण कूपिकाओं से वाहिकाओं या पाली में होता है, पालियों से स्तन वाहिनियों में, स्तन वाहिनियों से दूध का श्रावण स्तन तंत्रिकाओं में होता है, स्तन तंत्रिकाओं से दूध का श्रावण दुग्ध वाहिनियों में, दुग्ध वाहिनियों से वक्षीय चूचकों में, और वक्षीय चूचकों के द्वारा शिशु के द्वारा उस दूध का क्या कर लिया जाता है, दूध को ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात शिशु को क्या प्राप्त हो जाता है, पोषण प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ स्तन ग्रंथि हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, mammary gland just over now. If you have any problem you will be asked freely without hesitation. Okay, just we are going to discuss another cutaneous glands, that is name is ceruminous gland. Okay, देखिए दूसरी जो त्वक ग्रंथि है उसका हम बात कर रहे हैं सीरुमिनस ग्रंथि के बारे में। सीरुमिनस ग्रंथि, देखिए सीरुमिनस ग्रंथि जो होती है ये भी एपोक्राइन प्रकार की क्या होती है, ग्रंथि होती है। कौन से प्रकार की ग्रंथि होती है, एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि जो होती है वो कहां पर पाई जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सीरुमिनस ग्रंथि के ऊपर बात कर रहे हैं। ये मानव का क्या है, बाह्य कण है। ठीक है, मानव के अंदर ये क्या है, बाह्य कण होता है। ये संरचना बाह्य कण कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें बाह्य कण नाल, ये कण नाल है ये यहाँ पे। ठीक है, ये कण की क्या है, नाल है। ठीक है, तो ये जो सीरुमिनस जो ग्रंथि होती है वो मानव का जो बाह्य कण होता है, बाह्य कण के अंदर क्या होती है, कर्णनाल होती है। और कर्णनाल की ये जो त्वचा होती है, इस त्वचा पर क्या पाई जाती है, सीरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती है। तो मानव के अंदर सीरुमिनस जो ग्रंथि होती है वो बाह्य कर्णनाल की त्वचा पर क्या होती है, स्थित होती है। ये ग्रंथियां कैसी होती हैं, कुंडलित होती हैं।
ये ग्रंथियां कैसी होती है? कुंडलित और किस प्रकार की होती है? नलिकाकार होती है, नलिकाकार होती है। ठीक है, ट्यूबुलर एंड कॉइल्ड। सिरुमिनस ग्रंथि जो होती है वो ट्यूबुलर होती है और किस प्रकार की होती है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में क्या है? पाई जाती है। सिरुमिनस ग्रंथि कुंडलित होती है और किस प्रकार की होती है? नलिकाकार होती है। ठीक है, सिरुमिनस जो ग्रंथियां होती हैं ये आपको बता दें, सीबीसियस जो ग्रंथियां होती हैं, सिरुमिनस जो ग्रंथियां होती हैं ये सीबीसियस ग्रंथियों के साथ मिलकर के, कौन सी ग्रंथियों के साथ? सीबीसियस ग्रंथियों के साथ। यानी कि सिरुमिनस ग्रंथि जब सीबीसियस ग्रंथियों के साथ मिल जाती है, सीबीसियस ग्रंथियों को तेल ग्रंथि भी कहते हैं। सिरुमिनस ग्रंथि जब सीबीसियस ग्रंथियों के साथ क्या हो जाती है? मिल जाती है। सिरुमिनस ग्रंथि जब किसके साथ मिल जाती है? सीबीसियस ग्रंथियों के साथ मिल जाती है, तो वहां पर सेरुमन, ध्यान से सुनना, सेरुमन नामक कर्णमोम का क्या करती है? निर्माण करती है। नामक कर्णमोम का क्या करती है? निर्माण करती है। एक बार फिर सुन लीजिए, सिरुमिनस ग्रंथि जब सीबीसियस ग्रंथि या तेल ग्रंथियों के साथ मिल जाती है तो सेरुमन नामक पदार्थ का निर्माण करती है, या सेरुमन नामक कर्णमोम का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कर्णमोम का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये सेरुमन जो होता है वो कर्णपट्ट है। ठीक है, ये सेरुमन जो होता है वो मानव के कर्णपट्टे की क्या करता है? सुरक्षा करने का क्या करता है? कार्य करता है। यह सेरुमन जो होता है वो मानव के कान का जो कर्णपट्टा होता है, डोलड्रम्स होते हैं, उनकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो सेरुमन जो होता है वो मानव के कान के अंदर जो कर्णपट्टा होता है उसकी सुरक्षा करने का क्या करती है? कार्य करती है। बोलिए, सिरुमिनस ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर बता रहे हैं, सिरुमिनस जो ग्रंथि होती है वो मैंने आपको बताई कौन से प्रकार की होती है? एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि जो होती है वो मानव के बाह्य कर्ण के कर्णनाल की त्वचा में क्या होती है? स्थित होती है। त्वचा में स्थित होती है सिरुमिनस ग्रंथि, नलिकाकार और कैसी होती है? कुंडली संरचना के रूप में क्या है? पाई जाती है। जब सिरुमिनस ग्रंथि सीबीसियस ग्रंथियों से मिल जाती है तो मिलने पर सेरुमन नामक कर्णमोम का निर्माण होता है। ये सेरुमन नामक कर्णमोम जो होता है वो कर्णपट्टे की क्या करता है? सुरक्षा करने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, देखिए सिरुमिनस ग्रंथि के बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारी सेकेंड लास्ट ग्रंथि है जिसका नाम है मूलाधार ग्रंथि। ठीक है, देखिए तीसरी जो ग्रंथि है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जिस ग्रंथि का नाम है मूलाधार ग्रंथि के नाम से उसे जाना जाता है। आइए मूलाधार ग्रंथियां क्या है इस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए मूलाधार ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है उनसे आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मूलाधार ग्रंथियों को वक्षण ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। मूलाधार ग्रंथियों को किस नाम से जानते हैं? वक्षण ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिनियल ग्लैंड्स के नाम से भी इन्हें क्या है? जाना जाता है। मूलाधार ग्रंथियों को पेरिनियल ग्लैंड्स के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। तो मूलाधार ग्रंथि या वक्षण ग्रंथियां कौन सी होती है? देखिए मूलाधार जो ग्रंथियां होती हैं ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, यानी कि एक प्रकार से बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। मूलाधार ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। पाई तो चर्म के अंदर पाई जाती है, परंतु इनकी जो उत्पत्ति होती है वो बाह्य चर्म एक्टोडर्म या एपिडर्मिस की किससे होता है? अंकुरण स्तर से होता है या मेलपीक स्तर से होता है। ठीक है, और वो भी अंतरवलन के फलस्वरूप होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया बहिर्स्रावी ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, एपोक्राइन, होलोक्राइन और मीरोक्राइन या एक्राइन के नाम से उसे जाना जाता है। तो मूलाधार जो ग्रंथियां होती हैं वो एपोक्राइन प्रकार की क्या होती है? ग्रंथियां होती है। कैसे प्रकार की होती है? एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां। ये मूलाधार ग्रंथि या वक्षण ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है इसमें बता रहा हूं। देखिए मूलाधार जो ग्रंथियां होती हैं वो सीबेसियस जो ग्रंथियां होती हैं, सीबेसियस जो ग्रंथियां होती हैं, सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से। ठीक है,
देखिए मैंने आपको बताया ये क्या हो गई हमारी एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं इसे, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये कौन सा स्तर हो गया आपका, किरण स्तर। ये हो गया हमारा सबसे स्तर, ये कणीय स्तर हो गया, ठीक है, ये हो गया स्थूल स्तर। और ये जो स्तर जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके की जो स्तर है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की आप देख रहे हो, ये क्या है, सीबीसीएस ग्रंथियां। और ये मेल्केजी स्तर होता है। मेल्केजी स्तर के अंदर अंतर्वलन से आपने देखा है कि ये सीबीसीएस ग्रंथि का क्या हुआ था, निर्माण। और इसी सीबीसीएस ग्रंथि के रूपांतरण से, इस सीबीसीएस ग्रंथि के रूपांतरण से मूलाधार ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं पेरिनियल ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सीबीसीएस ग्लैंड। ठीक है, मूलाधार ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है, सीबीसीएस ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण, इन ग्रंथियों का जो रूपांतरण होता है, उन रूपांतरण के फलस्वरूप मूलाधार ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण। ये मूलाधार ग्रंथियां पाई कहाँ जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। मानव के अंदर जो गुदा होता है, यानी कि मूलाधार ग्रंथि या वक्षण जो ग्रंथियां होते हैं, वो मानव के अंदर कहां पर पाई जाती है। आपको बता दूं, मानव के अंदर जो गुदा भाग होता है, ठीक है, एनस जिसको बोलते हैं, एनस पोर्शन होता है। ठीक है, मानव के अंदर जो गुदा वाला भाग होता है, और दूसरा कौन सा होता है, जनन छिद्र होता है। कौन सा, मूत्र जनन छिद्र। मानव के अंदर मूत्र जनन छिद्र और गुदा, ठीक है, मूत्र जनन छिद्र और जो गुदा होता है, मूत्र जनन छिद्र और क्या होता है, गुदा, ये दो जगह होती है। कौन कौन सी, गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच में ये मूलाधार क्षेत्र पाया जाता है या वक्षण क्षेत्र होता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, मूलाधार जो ग्रंथियां होती हैं वो मूत्र जनन छिद्र और गुदा, जैसे मादाओं के अंदर मैंने आपको बनाया इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, ये इनके अंदर गुदा होता है, ये इनमें क्या होता है, मूत्र जनन छिद्र होता है। ठीक है, यहां से लेकर के मूत्र जनन छिद्र ये हो गया उनके अंदर वेजाइना। ठीक है, और ये हो गया उनके अंदर गुदा वाला भाग, जिनको एनस के नाम से होता है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र होता है उसे मूलाधार क्षेत्र या वक्षण क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, मूत्र जनन क्षेत्र। और गुदा तक के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, वक्षण क्षेत्र के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। इस क्षेत्र को वक्षण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, मूलाधार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मूलाधार ग्रंथियां पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि मूलाधार जो ग्रंथियां होती हैं, यह ग्रंथियां जो होती हैं वो मूत्र जनन छिद्र और गुदा के बीच, मूलाधार क्षेत्र के बीच में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में क्या होती है, एक विशेष प्रकार का गंध युक्त पदार्थ का क्या होता है, स्रावण होता है। ठीक है, इस मूलाधार क्षेत्र के माध्यम से या इस मूलाधार क्षेत्र से एक विशेष प्रकार के गंध युक्त पदार्थ का क्या होता है, स्रावण होता है। ठीक है, एक स्मेल युक्त पदार्थ का क्या होता है, यहाँ से स्रावण होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मूलाधार ग्रंथियों के क्षेत्र से एक गंध युक्त पदार्थ का स्रावण होता है। इसलिए इस ग्रंथि को, कौन सी ग्रंथि को, मूलाधार ग्रंथि को गंध ग्रंथि भी कहा जाता है। मूलाधार ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, गंध ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, स्मेलिंग ग्लैंड के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। गंध ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि से क्या है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, गंध ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंध ग्रंथि भी कहा जाता है। तो मूलाधार ग्रंथि को एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि मूलाधार ग्रंथि एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि जो होती है वो सीबीसीएस ग्रंथि के रूपांतरण से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। यह ग्रंथि जो होती है वो मूत्र जनन छिद्र और गुदा के बीच जो मूलाधार क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये मूलाधार ग्रंथि क्या होती है, पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा एक गंध युक्त पदार्थ का क्या है, स्रावण किया जाता है। और ये गंध युक्त पदार्थ का स्रावण होने के कारण इस ग्रंथि को गंध ग्रंथि भी क्या है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंध ग्रंथि भी इसे क्या है, कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, फोर्थ ग्रंथि, ठीक है, जिसका नाम है मीबोमियन ग्लैंड।
देखिए मीबोमियन ग्रंथि पर आपसे बात करने जा रहा है। मीबोमियन मीबोमियन ग्रंथि, मीबोमियन ग्लैंड या मीबोमियन ग्रंथि के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। देखिए मीबोमियन ग्रंथियां क्या हैं इस पे बात करें। मीबोमियन ग्रंथियां जो होती हैं वो होलोजोइक प्रकार की होती है, वो सॉरी होलोजोइक नहीं, होलोक्राइन प्रकार की। मीबोमियन ग्रंथियां जो होती हैं वो होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि मानव के अंदर जो त्वक ग्रंथियां पाई जाती हैं वो बहिर्स्रावी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, एपोक्राइन, मीरोक्राइन एंड होलोक्राइन। इसलिए मीबोमियन ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन से प्रकार की होती है, होलोक्राइन प्रकार की क्या होती है, ग्रंथियां होती है। और ये ग्रंथियां होती हैं, मीबोमियन ग्रंथियां होती हैं, इनका भी निर्माण किससे होता है अभी मैंने आपको बताया, सीबीसीएस जो ग्रंथियां होती हैं उनके रूपांतरण से, सीबीसीएस ग्रंथियों के रूपांतरण से, सीबीसीएस ग्रंथियों के रूपांतरण से मीबोमियन ग्रंथियों का निर्माण। मैं आपको एक लाइन बोल देता हूं, डायरेक्टली सुन लीजिए। मीबोमियन ग्रंथि, सिरोमिनस ग्रंथि, गैस ग्रंथि, ये तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मीबोमियन ग्रंथि है, सीबीसीएस ग्रंथि होती है, मूलाधार ग्रंथियां होती हैं, इन सभी का जो निर्माण होता है वो सीबीसीएस ग्रंथि के रूपांतरण से होता है। मूलाधार ग्रंथि हो, चाहे मीबोमियन ग्रंथि हो, चाहे गैस ग्रंथि हो, इन सभी ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है, सीबीसीएस ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। ये ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है ये बात करते हैं। मानव की आंख की एक पलकें हैं, ठीक है, और पलक की क्या होती है, बरौनियां होती है, ये बरौनियां होती है। आंख की जो पलक होती हैं उनकी क्या होती हैं, बरौनियां होती है, जिनको आईलैश के नाम से जानते हैं। आंख की जो बरौनियां होती हैं, आंख की बरौनी, आंख की बरौनी को बोलते हैं आईलैश इंग्लिश में, ठीक है। तो मानव की जो आंख की ये पलक है, ठीक है, ये ग्रंथियां जो होते हैं वो मानव की आंख की क्या होती हैं, पलकें होती हैं, और पलकों की ये क्या होती है, बरौनियां होती हैं। और ये बरौनियों के नीचे क्या होती है, बरौनियों के नीचे आंख की जो पलक होती है, उन पलक की जो बरौनियां होती हैं, उन बरौनियों के नीचे मीबोमियन ग्रंथियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। आंख की पलक की बरौनियों के नीचे क्या पाई जाती है, मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। देखो मैं आपको आंख बना के दिखा रहा हूं यहां, ठीक है, ये वाली संरचना आप दिखाई दे रही है। ये तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये क्या है, पलके हैं, ठीक है, और पलकों पर ये जो आपका अंदर वाला भाग है ये पे, इसको आंख की बरौनी बोलते हैं। तो आंख की पलक की जो बरौनियां होती हैं, ठीक है, उन बरौनियों के ऊपर क्या पाई जाती है, या बरौनियों का जो निर्माण किया जाता है वो मीबोमियन ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो मीबोमियन ग्रंथियां जो होती है वो आंख की पलक की बरौनियों के नीचे क्या है, पाई जाती है। और ये आंख की पलक की बरौनियों के नीचे ये मीबोमियन ग्रंथियां होती हैं, वो एक तेलीय पदार्थ का क्या करती है, श्रावण करती है। एक तेलीय पदार्थ का क्या करती है, श्रावण करने का कार्य। एक तेलीय पदार्थ का क्या होता है, यहाँ पे श्रावण होता है, किसके द्वारा, मीबोमियन ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं मीबोमियन ग्रंथियां एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती है, जो कॉर्निया को क्या बनाती है, चिकना बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। जो कॉर्निया को क्या बनाती है, चिकना बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। कॉर्निया को चिकना बनाने में क्या होती है, सहायक होती है, कॉर्निया को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। साथ में मैं आपको बता दूं, कॉर्निया पर एक पतली, एक कॉर्निया जो होता है मानव का, उस कॉर्निया पर एक पतली फिल्म, एक पतली फिल्म का क्या करती है, निर्माण करने का कार्य करती है। मीबोमियन ग्रंथियां जो होती हैं वो कॉर्निया को चिकना बनाने का कार्य करती है, और कॉर्निया पर एक पतली फिल्म का क्या करती है, निर्माण करती है। साथ में कॉर्निया की क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। आपको बता दूं, कॉर्निया मानव की आंख का वह भाग होता है जिसमें से सर्वप्रथम
ठीक है, प्रकाश की किरणें आंखों के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। और साथ में दूसरी बात मैं बता देता हूं, मानव के आंख का जो डोनेशन किया जाता है वो कॉर्निया भाग का ही किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि मानव की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो वो कॉर्निया का ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। और कॉर्निया की जो सुरक्षा की जाती है वो किस ग्रंथि के द्वारा की जाती है, मीबोमियन ग्रंथियों के द्वारा की जाती है। यही ग्रंथि एक तेलीय पदार्थ का निर्माण करती है जो कॉर्निया को चिकना बनाती है, साथ में पतली फिल्म का क्या करती है, निर्माण करती है, जिससे कॉर्निया की इसके द्वारा क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। और इस पाठ की अंतिम जो टॉपिक है जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो है हमारी जैस ग्रंथि। ठीक है, देखिए जैस ग्रंथि पर आपसे बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जैस ग्रंथि पे हम बात करने जा रहे हैं, जैस ग्लैंड। देखिए इस पाठ का अंतिम टॉपिक है जिसको जैस ग्रंथि के नाम से क्या है, जाना जाता है। जैस ग्रंथियां जो भी हैं होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। जैस ग्रंथि भी कौन से प्रकार की ग्रंथि होती है, होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। और आपको मैंने अभी बताया था कि मीबोमियन ग्रंथि हो, चाहे मूलाधार ग्रंथि हो, चाहे सिरुमिनस ग्रंथि हो, ये तीनों ग्रंथियों का जो निर्माण होता है वो सीबीसियस ग्रंथि के रूपांतरण से होता है। अर्थात जैस ग्रंथि का निर्माण भी सीबीसियस ग्रंथि के रूपांतरण से होता है। कौन सी ग्रंथि के रूपांतरण से होता है, सीबीसियस ग्रंथि के रूपांतरण से होता है, जिसको तेल ग्रंथि के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो तेल ग्रंथि के रूपांतरण से जैस ग्रंथि का क्या होता है, सीबीसियस ग्रंथि या तेल ग्रंथि के रूपांतरण से जैस ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण। ठीक है, देखिए ये ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, इस पे बात करते हैं। मानव की जो आंख की जो पलकें होती हैं, ठीक है, और आंख की पलकों की जो बरौनियां होती हैं, ठीक है, और बरौनियों की पुष्टिकाएं होती हैं, उन पुष्टिकाओं में क्या होती है, स्थित होती है। मानव की आंख होती है, आंख में क्या पाई जाती है, पलक होती है, पलक की क्या होती है, बरौनी होती है, बरौनी को क्या बोलते हैं, लैस बोलते हैं, LASS। मानव की आंख की पलक की बरौनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, पुष्टिकाएं पाई जाती हैं, और उन पुष्टिकाओं के अंदर क्या है, जैस ग्रंथि पाई जाती है। जैस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, मानव की आंख की पलक की बरौनी की पुष्टिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, जैस ग्रंथियां क्या है, पाई जाती है। ठीक है, तो ये जैस ग्रंथि क्या है, बरौनी की जो पुष्टिकाएं होती हैं उन पुष्टिकाओं के अंदर जैस ग्रंथियां क्या होती हैं, स्थित होती हैं या पाई जाती हैं। इनके द्वारा भी एक तेलीय पदार्थ, यानी कि जैस ग्रंथियों के द्वारा भी एक तेलीय पदार्थ का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। एक तेलीय पदार्थ का श्रावण भी किसके द्वारा किया जाता है, जैस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, जो क्या काम करता है, मानव की आंख की जो बरौनियां होती हैं उनको चिकना और नम बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। मानव की आंख की जो बरौनियां होती हैं उनको नम और चिकना बनाए रखने में क्या होता है, सहायक। ठीक है, ये होते हैं हमारी जैस ग्रंथियां। इसी के साथ हमारा ये 21 लेसन समाप्त हुआ, जिसका नाम था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। यदि आपको अध्यापन तंत्र में किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो आप बिना हिचकिचाहट के आप हमसे पूछ सकते हैं, या अपने मैसेज व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द उनका क्या किया जा सके, निवारण कर सकें। और आप प्रतिदिन वीडियो को, ठीक है, देखें, जिसके फलस्वरूप आपको आपके ऊपर बर्डन न हो, बोझ न हो। अगर आप पीछे की वीडियो को देखेंगे नहीं, तो आपकी पीछे की वीडियो को आप अगर नहीं देखेंगे तो अगला जो हमारा बेसिक है वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, आगे के जो टॉपिक्स है वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग क्या है, नियत समय पर जैसे ही आपको अपलोड वीडियो कर दी जाए उसके तुरंत बाद आप अपनी वीडियो को देखें, और उससे संबंधित यदि कोई भी समस्या आपको आती है, आपकी समझ में नहीं आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप हमसे क्या है, बेफिक्र होकर के आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी समस्या को हम जूम ऐप के जरिए भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।
Till then, take care by Corona and be safe at your home. Thank you very much.